प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फ्रांस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर असेंबली को अपना लिखित संदेश प्रेषित किया। फ्रांस में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु रिएक्टर के क्षेत्र में भारत के महत्वपूर्ण योगदानों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने पढ़कर सुनाया। इस सम्मेलन में ITER सदस्यों देशों के सभी राष्ट्र प्रमुखों को व्यक्तिगत या वर्चुअल मोड से कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की। भारत साल 2005 से इस संगठन का 7वां सदस्य बना था। आइए इस बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा एवं सामरिक विशेषज्ञ पूर्व मेजर जनरल JKS परिहार से। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई, वर्ल्ड न्यूज़, दिल्ली। जैसे जैसे विश्व का विकास हुआ है औद्योगिक रूप से, हमारी जो है ऊर्जा के ऊपर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है और ऊर्जा के साधन विश्व में काफ़ी कम है। पेट्रोल इत्यादि का जो है वो ज़्यादा सालों तक नहीं चलेगा, इसलिए फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी भी अब जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज हैं उनमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तब इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग जो है वो कई सालों से एटॉमिक एनर्जी यूज़ की जा रही है। अब एटॉमिक एनर्जी को आगे चल के और ज़्यादा विश्व की जो ज़रूरतें हैं उसमें कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ITER ग्रुप जो बना हुआ है 35 देशों का, वो इस पर कई सालों से करीब 2 दशक से ज़्यादा समय से काम कर रहा है। और इसमें यूरोप के देश हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, भारत, दक्षिण कोरिया इत्यादि काफ़ी देश इस प्रोजेक्ट में सम्मिलित हैं। और आज के उसमें इस प्रोजेक्ट की जो कीमत है करीब $22 बिलियन इसकी कॉस्ट मानी गई है। और हर जो भी देश इसमें इन्वॉल्व है उसका परसेंटेज ऑफ कॉस्ट जो उनको देना है वो इसमें शामिल किया गया है। तो भारत का प्रतिशत इसमें 9.1% शेयर हमारा जाता है और इतना जो है हमें इसको प्रोजेक्ट को इसको हमें देना है। भारत ने 2005 में ITER प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है, पर 2017 से भारत जो है वो जितनी आवश्यकता हमें धन उसको देना है वो करने में हम पूरी तरह से सब नहीं दे पा रहे हैं। उसकी कई वजह हो सकती हैं। इसके अलावा आपको साइंटिस्ट भी इसमें देना होते हैं। तो भारत जो है जितनी हमारी क्षमता हमको जो निर्धारित है उससे हम आधी क्षमता ही साइंटिस्ट हम इस प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं। भारत के अंदर भी ये प्रोजेक्ट जो है 1989 से ये चालू है और उसमें गांधीनगर गुजरात में इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। और भारत ने जो ITER की जो फ्रांस की जो मेगा लैब जो बन रही है उसके लिए जो संसाधन दिए हैं उसमें हमारी कई जो कंपनियां हैं, LET भी उसमें शामिल है, BHEL वगैरह हैं, वो सब भी इसमें बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। अब इसमें इसका जो एनर्जी जो होता है इसको न्यूक्लियर एनर्जी 2 तरह से डेवलप की जा सकती है। जो कन्वेंशनल एटम बम होते हैं उनमें क्या होता है, एटम्स का विखंडन होता है और विखंडन होने से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो उसमें उत्पाद होती है और इसमें काफ़ी न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलता है। दूसरा होता है फिजन, जिसमें कि 2 न्यूक्लियस जो उसके टिश्यू के हैं उनको एक विशेष चुंबकत्व जो गुरुत्वाकर्षण है उसको तोड़ के उनको उसमें जो है उनका जो है फ्यूज़न किया जाता है। जब फ्यूज़न टेक्निक जो है, हाइड्रोजन बम जो होते हैं वो इसी टेक्निक पर आधारित काम होते हैं। तो ITER प्रोजेक्ट में जो एनर्जी का डेवलपमेंट, जो आर्टिफिशियल सन की बात हो रही है, ये जो है ये हमारा ITER का प्रोजेक्ट फ्यूज़न वाला जो है वो ना हो तो ये फ्यूज़न का है। और इसी में हाइड्रोजन के 2 जो अणु होते हैं उनको एक अति शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड में के सहयोग से उनका जो है वो युग्म बनाया जाता है और उससे प्लाज्मा लेवल पे इतनी ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है कि जो सूरज की जो टेम्परेचर है उससे वो 10 गुना ज़्यादा 15 करोड़ डिग्री का तापमान इसमें हासिल किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच है। अब चीन ने आर्टिफिशियल सन बनाया है, ये खबर सच नहीं है, क्योंकि ये जो चीन में जो फ्यूज़न टेक्निक के अलावा जब फ्यूज़न पे हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे जो काम वो एनर्जी प्रोजेक्ट उनका चल रहा है उसके लिए उन्होंने ये
प्रोजेक्ट का नाम जो है आर्टिफिशियल सन रखा हुआ है, और इसमें जो रिएक्टर्स यूज़ किए जाते हैं वो जो है टॉरस टाइप का मैग्नेट होता है, इसलिए इसको टोकामैक भी कहा जाता है। तो ये उसके चीन के प्रोजेक्ट का नाम है, और चीन ने अपने प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 दिसंबर 2020 को इसका सफल प्रयोग किया था, जो क्वांटिटी काफ़ी कम है, मगर ये भविष्य के लिए रास्ता खोलेगी। तो ये जो है 2050 तक चीन जो है इस कार्य में काफ़ी आगे आ जाएगा, और न केवल वो अपनी ऊर्जा संसाधनों का पूरा उपयोग करेगा, बल्कि विश्व में स्तर पे भी वो ऊर्जा की ज़रूरतों को उस वक्त में पूरा करने में सक्षम हो सकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय ITR प्रोजेक्ट है वो 2025 से काम करना शुरू करेगा, और 2035 तक वो उसमें काफ़ी हद तक आगे जाने की संभावना है। अब कोई भी अगर प्रोजेक्ट होता है तो ये साफ तौर से देखा जा रहा है कि विश्व शांति के लिए और ऊर्जा संबंध संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए है, मगर क्योंकि इसमें इसमें फ्यूज़न होता है हाइड्रोजन एटम्स का, तो इसमें जो है आगे चल के जो वेपन्स जो है वो भी बनाने में उनको काफ़ी सहायता मिल सकती है। तो विश्व शांति को खतरा जो है, अगर कोई देश इसका पालन ना करेंगे तो वो डेफिनेटली इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चीन के जिस तरह का व्यवहार रहा है, जो भी शक्ति वो बनाता है वो सिर्फ शांति के कार्यों के लिए, ऊर्जा के लिए होगी, इसमें मुझे पूरा संदेह है, और वो इसका दुरुपयोग भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जो है, फ्यूज़न प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा विखंडन होता है, फ्यूज़न जोड़ वाले में जो है विखंडन के अलावा इस नहीं हो के इसमें क्योंकि एनर्जी फ्यूज़न से आती है, इसलिए एटॉमिक जो कहते हैं जो कचरा होता है रेडिएशन वाला, रेडियो एक्टिव मटेरियल, वो काफ़ी कम निकलता है, और उसको कुछ हद तक आसानी से काबू में करा जा सकता है, और लार्ज स्केल पे इससे जो है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचने की संभावना कम है। चीन ने पहले नकली चंद्रमा और नकली बादल बनाए, वो एक तरह से ये साबित करना चाहता है कि दुनिया में साइंस का हो, मिलिट्री का हो, इकॉनमी है, हर लेवल पे चीन जो है वो दुनिया के दूसरे देशों से बहुत आगे है, और उसमें ऐसी क्षमता है कि वो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनने में सक्षम है। तो कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, उसमें सारे देश मिलकर काम कर रहे हैं, भारत का इसमें रोल है, हम भी लगे हुए हैं, पर जितनी हमें इसमें पुश देने की ज़रूरत है आर्थिक रूप से और वैज्ञानिकों को ट्रेन करने की, उसमें मुझे लगता है कि अभी और ज़्यादा भारत सरकार को इसमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा।